नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इस साल सोने ने निवेशकों को 32% रिटर्न दिया। पिछले साल दिवाली पर यह आंकड़ा 21% था। 2020 में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और कोरोना वैक्सीन की उम्मीद से सोने के भाव काफी ऊपर नीचे हुए। मंगलवार को भी सोना वायदा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 11 रुपए बढ़कर 50,841 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। रिटर्न के लिहाज से सोने ने इस साल दिवाली पर 9 साल का सबसे बेहतर रिटर्न दिया। 2011 में सोने ने निवेशकों को 38% का रिटर्न दिया था। 2011 में दिवाली पर सोने का भाव 27,359 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो इस साल 50,669 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इस लिहाज से सोने में निवेशकों को बीते 10 सालों में 85% का रिटर्न मिला। विप्रो ने कहा है कि उसके शेयरधारकों ने उसके 9,500 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक प्लान को मंजूरी दे दी है। विप्रो के बोर्ड ने पिछले महीने बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बायबैक योजना के तहत कंपनी 400 रुपए प्रति शेयर की दर से अधिकतम 23 करोड़ शेयर खरीदेगी, जिस पर 9,500 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा है कि शेयरधारकों ने रिमोट ई वोटिंग प्रक्रिया से पोस्टल बैलेट के जरिए जरूरी बहुमत के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वोटिंग 18 अक्टूबर को शुरू हुआ था और यह 16 नवंबर को समाप्त हुआ। 99% वोट बायबैक ऑफर के पक्ष में पड़े। आर्थिक संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक का अब मामला खत्म होता नजर आ रहा है। खबर है कि इसे डीबीएस के साथ मिला दिया जाएगा। 1 महीने का मोरेटोरियम खत्म होने के बाद इसकी मर्जर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए डीबीएस से 2,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। लक्ष्मी विलास बैंक पर लगा मोरेटोरियम 16 दिसंबर को खत्म होगा। डीबीएस बैंक इंडिया ने एक बयान में कहा है कि प्रस्तावित मर्जर लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं, ग्राहकों और कर्मचारियों के हित में होगा। मर्जर के लिए जरूरी रकम डीबीएस के मौजूदा संसाधनों ने जुटाई जाएगी। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है। इसके तहत 16 दिसंबर तक बैंक से ग्राहक केवल 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। यह जानकारी एक बयान के जरिए वित्त मंत्रालय ने दी है। यह फैसला सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर लिया है। बैंक ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा सुरक्षित है और वे किसी भी अफवाह या घबराहट में न आए। वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन को सुधारते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में नकारात्मक 10.3% ग्रोथ का पूर्वानुमान किया गया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज के बाद गोल्डमैन सैच ने भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी के अनुमान में सुधार किया है। ग्लोबल रिसर्च फर्म और रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैच ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के अपने पूर्वानुमान नकारात्मक 14.8% को सुधार कर नकारात्मक 10.3% कर दिया है। मलेशिया की बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी एयर एशिया भारत में अपना ऑपरेशन बंद कर सकती है। कंपनी ने कहा है कि वह भारत में निवेश की समीक्षा कर रही है। भारत में कंपनी ज्वाइंट वेंचर के तहत अपना कारोबार करती है। समूह ने एक बयान में कहा है कि औरों की तरह भारत में इसके ऑपरेशन से पैसे की तेज निकासी हो रही है, जैसा कि अब जापान में भी बिजनेस बंद हो गया है। इससे ग्रुप पर आर्थिक दबाव में इजाफा हो रहा है। बयान में कहा गया है कि लागत को नियंत्रण में रखना और कैश को कम करना इसकी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। इसके साथ साथ एयर एशिया जापान और एयर एशिया भारत में हमारे निवेश की समीक्षा जारी है। सहारा ग्रुप ने पूंजी बाजार नियामक सेबी पर बड़ा आरोप लगाया है। सहारा ने कहा है कि उसने 8 सालों में सेबी को 22,000 करोड़ रुपए दिया है, जबकि सेबी ने निवेशकों को केवल 106 करोड़ रुपए दिया है। सहारा केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। सहारा इंडिया परिवार की ओर से अखबारों में दिए गए विज्ञापन में कहा गया है कि कंपनी के प्रमुख सुब्रतो राय सहारा या सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ केवल एक आरोप है। वह आरोप यह है कि वह निवेशकों का पैसा चुकाने में समय ले रहा है, हालांकि वह इस देरी का ब्याज भी दे रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अक्टूबर महीने में 4 लाख से ज्यादा फोलियो जोड़े हैं। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुल फोलियो की संख्या 9 करोड़ के पार पहुंच गई है। फोलियो के आंकड़े में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऋण या बॉन्ड योजनाओं से योगदान बढ़ने के चलते हुई है। सितंबर महीने में 7 लाख फोलियो जुड़े थे। इस तरह सितंबर के मुकाबले अक्टूबर महीने में नए फोलियो में करीब 89% की कमी आई है। निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदा कोचर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आदेश पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अथॉरिटी ने खारिज कर दिया। इससे चंदा कोचर को वीडियोकॉन इंडस्ट्री को लोन देने के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। इसके साथ ही ईडी अब चंदा कोचर की प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेगी। बता दें कि इस फैसले से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट के
सेक्शन 12A के तहत वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अब आवेदन कर सकती है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने कहा कि उनका आवेदन फिलहाल कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास लंबित पड़ा है। जल्द ही इस आवेदन पर क्रेडिटर्स वोटिंग करने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।